नमस्कार। आज हम AWS की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर AWS इस्तेमाल करने वाले किसी भी संगठन के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं AWS ऑर्गेनाइजेशंस और सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज यानी SCPs की। अगर हम सोचें, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मतलब IAM हमें ये कंट्रोल देता है कि एक AWS अकाउंट के अंदर कौन क्या कर सकता है। लेकिन जब आपके पास 10, 100 या शायद हजारों अकाउंट्स हों, तब क्या? यही AWS ऑर्गेनाइजेशंस तस्वीर में आता है। ये बड़े पैमाने पर AWS को साधने का तरीका है ना? बिल्कुल। इसे आप AWS पर गवर्नेंस मतलब शासन करने का एक फ्रेमवर्क समझ सकते हैं, खासकर बड़े एंटरप्राइजेस के लिए जहां कई टीमें, प्रोजेक्ट्स और अलग-अलग एनवायरनमेंट होते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी ताकत क्या है और क्यों ये सुरक्षा और कॉस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही बताती है कि कैसे ये मल्टी अकाउंट सेटअप को मैनेज करना आसान बनाता है और इसमें SCPs का क्या खास रोल है। तो चलिए इस आर्किटेक्चर की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये असल में करता क्या है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। AWS ऑर्गेनाइजेशंस आखिर है क्या, आसान शब्दों में कहें तो? आसान शब्दों में ये कई AWS अकाउंट्स को एक छतरी के नीचे लाने की सर्विस है, ताकि उन्हें आप सेंटर से मतलब केंद्रीय रूप से मैनेज कर सकें। सिर्फ मैनेज मतलब लिस्ट देखना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ लिस्टिंग से कहीं ज्यादा। ये आपको एक प्रॉपर हायरार्की, एक पदानुक्रम बनाने की सुविधा देता है। एक मास्टर अकाउंट होता है जिसे अब मैनेजमेंट अकाउंट कहते हैं। वो पूरे संगठन को मैनेज करता है और बाकी सब सदस्य यानी मेंबर अकाउंट होते हैं। अच्छा, सदस्य अकाउंट। हाँ, और आप इन सदस्य अकाउंट्स को फिर अलग-अलग ग्रुप्स में भी बांट सकती हैं, लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए। अच्छा, तो ये ग्रुपिंग कैसे काम करती है? मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स या OUs के बारे में सुना है। सही, आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स यानी OUs बना सकती हैं। ये असल में अकाउंट्स के कंटेनर जैसे हैं। आप अपनी कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से OU बना सकती हैं, जैसे एक डेवलपमेंट OU जिसमें सारे डेव अकाउंट्स हों, या फिर एक प्रोडक्शन OU, एक सिक्योरिटी टूल्स OU, या शायद डिपार्टमेंट के हिसाब से फिनेंस OU, मार्केटिंग OU। इससे तो मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। ये तो काफी व्यवस्थित तरीका लगता है। स्रोत सामग्री में कुछ और मुख्य फायदों का जिक्र है। पहला है केंद्रीकृत बिलिंग, सेंट्रलाइज्ड बिलिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपके संगठन के जितने भी मेंबर अकाउंट्स हैं, उन सब का बिल मैनेजमेंट अकाउंट में एक साथ आ जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। आपको हर अकाउंट के लिए अलग-अलग बिल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। फाइनेंस टीम के लिए तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, एक ही बिल जिसमें सबका खर्च दिख रहा है और अक्सर वॉल्यूम डिस्काउंट का भी फायदा मिल जाता है। वाह, तो मतलब ये हुआ कि सेंट्रलाइज्ड बिलिंग से फाइनेंस टीम की जिंदगी काफी आसान हो जाती होगी। उन्हें सैकड़ों अलग अलग बिल नहीं देखने पड़ते। ये तो सच में प्रैक्टिकल फायदा है। और दूसरा फायदा है समेकित प्रबंधन, कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट। हाँ, यही OUs और पॉलिसीज का असली जादू दिखता है। आप पॉलिसीज, और आज हम खासतौर पर SCPs की बात करेंगे, बनाकर उन्हें पूरे संगठन पर लागू कर सकती हैं, या फिर किसी खास OU पर, या सीधे किसी अकाउंट पर भी। इससे आप ये पक्का कर सकती हैं कि सुरक्षा और कंप्लायंस के नियम हर जगह एक जैसे लागू हों। यूनिफॉर्मिटी आती है। और एक दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये है कि AWS ऑर्गेनाइजेशन सेवा खुद मुफ्त है। इसे इस्तेमाल करने का कोई अलग से चार्ज नहीं लगता। जी हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसे अपनाने में एक बड़ी बाधा हटा देता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये ढांचा मुफ्त है। मेंबर अकाउंट्स के अंदर आप जो भी AWS रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे EC2, S3 वगैरह। हाँ, EC2, S3, RDS जो भी हो, उनका बिल तो सामान्य रूप से आएगा ही। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मैनेजमेंट लेयर है, रिसोर्स इस्तेमाल नहीं। समझ गया। तो ढांचा मुफ्त, अंदर का इस्तेमाल पेड। अब आते हैं उस चीज पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था और जो सुरक्षा के लिहाज से शायद सबसे शक्तिशाली चीज है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज, SCPs। स्रोत इन्हें गार्ड रेल्स या सुरक्षा की सीमाओं की तरह बताते हैं। ये सही है? बिल्कुल सही उपमा है, गार्ड रेल्स। SCPs वो नियम हैं जो ये तय करते हैं कि आपके संगठन के किसी हिस्से में या पूरे संगठन में कौन सी AWS सेवाएं और कौन से एक्शंस मतलब कार्य इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से एक्शंस नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा।
ये एक किस्त से आपके AWS एनवायरनमेंट की बाहरी सीमाएं तय करते हैं। आप इनके बाहर नहीं जा सकते। मुझे जानकारी में एक बहुत अच्छी तुलना मिली इसे समझने के लिए। अगर IAM नीतियां किसी एक अकाउंट के अंदर के नियम हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट के रूल, तो SCPs पूरी कंपनी पर लागू होने वाले कानूनों की तरह है, जैसे कंपनी वाइड लॉ। क्या ये सही समझ है? हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे सोचने का। SCP ज्यादा ऊंचे स्तर पर काम करते हैं और उनका दायरा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। क्या? और जिस पर स्रोत सामग्री बार बार जोर देती है। SCPs अनुमतियों मतलब परमिशंस देते नहीं हैं। अच्छा, देते नहीं है? नहीं, उनका एकमात्र काम मौजूदा अनुमतियों को सीमित करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है। रुकिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मतलब अगर मेरे पास एक डेवलपर अकाउंट है और उसमें मेरे पास IAM के जरिए फुल एडमिन एक्सेस है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट से एक SCP लगाई गई है जो कहती है कि मैं, मान लीजिए, US ईस्ट 1 रीजन के बाहर कोई रिसोर्स नहीं बना सकता, तो क्या मैं वाकई US वेस्ट 2 में कुछ लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, भले ही मेरे पास एडमिन राइट्स हों? बिल्कुल, आप नहीं कर पाएंगे। यही SCPs की असली ताकत और उनका मकसद है। किसी भी यूजर या रोल को कोई भी एक्शन करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली, IAM से अनुमति मतलब एक एक्सप्लिसिट अलाउ, और दूसरी, SCP द्वारा उस एक्शन पर कोई रोक मतलब कोई डिनाई ना हो। अगर IAM हाँ कहता है लेकिन SCP ना कहती है तो फाइनल नतीजा ना ही होगा। SCP हमेशा जीतती है जब वो किसी चीज को मना करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को कोई काम करने की इजाजत तभी मिलेगी जब IAM पॉलिसी हाँ कहे और SCP उसे रोके नहीं। अगर दोनों में से एक भी ना कहता है तो नतीजा ना ही होगा। एकदम सही। ये समझना तो सच में क्रिटिकल है। इससे ये साफ होता है कि SCPs सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत हैं, IAM का विकल्प नहीं। बिल्कुल, वे IAM के साथ मिलकर काम करते हैं। IAM बताता है कि आप अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, जबकि SCPs तय करते हैं कि अकाउंट पर क्या सीमाएं लागू होती हैं। और यहाँ एक और पहलू है जो SCPs को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है और जिसके बारे में स्रोत सामग्री में खास तौर पर बताया गया है। वो क्या है? वो ये है कि SCPs न सिर्फ सामान्य IAM यूजर्स और रोल्स पर लागू होते हैं, बल्कि वे सदस्य अकाउंट मतलब मेंबर अकाउंट के रूट यूजर पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं। क्या सच में? रूट यूजर पर भी? रूट यूजर तो अकाउंट का मतलब भगवान माना जाता है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। हाँ, और यही बात SCPs को इतना प्रभावी बनाती है। ये एकमात्र तरीका है जिससे आप मेंबर अकाउंट के रूट यूजर की क्षमताओं को भी कंट्रोल या लिमिट कर सकती हैं। सोचिए इसके सुरक्षा लाभ के बारे में। अगर किसी मेंबर अकाउंट का रूट क्रेडेंशियल गलती से लीक भी हो जाए तो भी SCPs एक सुरक्षा जाल की तरह काम कर सकते हैं। वो उस रूट यूजर को खतरनाक काम करने से रोक सकते हैं। जैसे कि पूरे अकाउंट को बंद करना या किसी खास संवेदनशील सेवा का इस्तेमाल करना। ये आपको वो अंतिम सुरक्षा द्वार, वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस देता है जिसे रूट यूजर भी पार नहीं कर सकता। वाह, एडमिन एक्सेस पर भी लगाम और अब रूट यूजर पर भी। ये तो सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या हम स्रोत में दिए गए किसी उदाहरण पर नजर डाल सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन अकाउंट्स हैं और उन्होंने इन्हें अलग अलग OUs में रखा है। ठीक है। अब फाइनेंस टीम को चिंता है कि डेवलपमेंट टीम वाले प्रयोग करते करते कहीं बहुत ज्यादा महंगी EC2 मशीनें ना लॉन्च कर दे। हाँ, समझ गया। जैसे कुछ खास तरह की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या GPU इंस्टेंस जिनका किराया हजारों डॉलर प्रति माह हो सकता है। हाँ, समझ गया। वो चाहते हैं कि डेव एनवायरनमेंट में इस तरह की महंगी मशीनों का इस्तेमाल रोका जाए। तो यहाँ SCP कैसे मदद करेगा? बहुत आसान। एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट अकाउंट से एक SCP पॉलिसी बनाएगा। ये पॉलिसी JSON फॉर्मेट में लिखी जाती है, लगभग IAM पॉलिसी की तरह ही। इसमें एक डिनाई स्टेटमेंट होगा जो EC2.run instances एक्शन को डिनाई करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब रिक्वेस्ट में मांगी गई इंस्टेंस टाइप वो महंगी वाली हो, जैसे उदाहरण के लिए P5.48x large या TRN1.32x large। अच्छा, सिर्फ उन महंगी वालों के लिए? हाँ, फिर इस SCP को सिर्फ डेवलपमेंट OU पर अटैच कर दिया जाएगा। और इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि डेवलपमेंट OU के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, उनमें से किसी भी अकाउंट का कोई भी IAM यूजर
चाहे उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी ही क्यों ना लगी हो। वो उन महंगी इंस्टेंस टाइप्स को लॉन्च नहीं कर पाएगा। AWS API कॉल फेल हो जाएगी। और जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ तक कि उन सदस्य अकाउंट्स का रूट यूजर भी उन इंस्टेंस को लॉन्च नहीं कर पाएगा। इस तरह कंपनी ने कॉस्ट के रिस्क को सेंट्रली कंट्रोल कर लिया, बिना हर डेवलपर की IAM परमिशन को छेड़े। ये उदाहरण वाकई दिखाता है कि SCPs कितने लक्षित, मतलब टारगेटेड और प्रभावी हो सकते हैं। लागत बचाने के अलावा क्या सुरक्षा या कंप्लायंस के लिए भी इसका कोई आम उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत कॉमन यूज केस है कुछ खास AWS रीजन्स को डिसेबल करना। मान लीजिए आपकी कंपनी के डेटा रेजिडेंसी नियम कहते हैं कि आपका डेटा सिर्फ यूरोप में ही रहना चाहिए, जैसे फ्रैंकफर्ट और आइलैंड रीजन में। ठीक है। आप एक SCP बना सकती हैं जो यूरोप के बाहर के सभी रीजन्स में ज्यादातर AWS एक्शंस को डिनाई कर दे। इसे पूरे संगठन पर मैनेजमेंट अकाउंट को छोड़कर लागू कर दें। बिल्कुल। और अब कोई भी गलती से या जानबूझकर अमेरिका या एशिया में रिसोर्स नहीं बना पाएगा। ये तो कंप्लायंस सुनिश्चित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। ये तो सच में उपयोगी है। एक और उदाहरण सोचे तो शायद कुछ संवेदनशील डेटा वाले अकाउंट्स में खास सेवाओं को ब्लॉक करना, जैसे AML सेवाएं। हाँ, ये भी बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास एक एनालिटिक्स OU है जिसमें बहुत संवेदनशील ग्राहक डेटा है। आप नहीं चाहते कि उस डेटा पर गलती से भी कोई ऐसी AML सर्विस चल जाए जो मॉडल ट्रेनिंग के लिए डेटा को AWS के बाहर भेज सकती हो। हाँ। आप एक SCP बनाकर उस OU के लिए उन खास AML सर्विसेज को ब्लॉक कर सकती हैं, जैसे SageMaker.create ट्रेनिंग जॉब या कोई खास थर्ड पार्टी मार्केटप्लेस सब्सक्रिप्शन। फिर चाहे किसी डेटा साइंटिस्ट के पास कितनी भी IAM परमिशन क्यों ना हो, वो SCP उन्हें रोक देगी। ये उदाहरण वाकई SCPs की फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या SCPs लागू करना बहुत पेचीदा नहीं हो सकता? कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती से जरूरी चीजें भी ब्लॉक कर दें, खासकर जब ये रूट यूजर तक को प्रभावित करता है? आपका सवाल बहुत जायज है। SCPs शक्तिशाली हैं और हाँ, गलत तरीके से लागू करने पर वे वाकई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आप गलती से जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स या यहाँ तक कि सुरक्षा सेवाओं के काम को भी रोक सकती हैं। इसीलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनका पालन करना जरूरी है। जैसे कि क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक मतलब रिस्ट्रिक्टिव SCPs बनाने से बचें, खासकर शुरुआत में। धीरे धीरे शुरू करें। दूसरी, अपनी SCPs को सीधे पूरे संगठन पर लागू करने से पहले उन्हें किसी छोटी गैर महत्वपूर्ण OU या टेस्ट अकाउंट पर लगाकर अच्छी तरह टेस्ट करें। टेस्टिंग जरूरी है। बहुत जरूरी। तीसरी, AWS कुछ डिफॉल्ट SCPs देता है, जैसे फुल AW एक्सेस, जो कुछ भी ब्लॉक नहीं करती। इसे हमेशा रूट OU पर अटैच रखें ताकि आप गलती से खुद को लॉकआउट ना कर लें। अच्छा, ये सेफ्टी नेट जैसा हुआ। हाँ। चौथी, याद रखें कि SCPs मैनेजमेंट अकाउंट पर लागू नहीं होती जब तक आप स्पष्ट रूप से ना करें। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंट की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में अपनी SCPs को डॉक्यूमेंट करें, क्यों बनाई गई है, क्या करती है और किस पर लागू है। कम्युनिकेशन जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी टिप्स हैं। टेस्टिंग, सावधानी और डॉक्यूमेंटेशन, ये यहाँ कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? मोटी मोटी बातें। मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, AWS ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य है अनेक AWS अकाउंट्स का केंद्रीय प्रबंधन और शासन, मतलब बिलिंग, अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी मैनेजमेंट के जरिए। दूसरी, और शायद SCPs के बारे में सबसे अहम बात यह है कि वो अनुमतियां देते नहीं हैं, बल्कि केवल मौजूदा IAM अनुमतियों और हाँ, रूट यूजर की क्षमताओं को भी सीमित या प्रतिबंधित करते हैं। वे गार्डरेल्स हैं, दरवाजे नहीं। बिल्कुल। और तीसरी, SCPs मेंबर अकाउंट्स के रूट यूजर सहित सभी IAM प्रिंसिपल्स पर लागू होते हैं, जो उन्हें सुरक्षा और कंप्लायंस लागू करने का एक बेहद शक्तिशाली साधन बनाता है। इसे याद रखने का एक सरल तरीका हो सकता है, IAM इज इक्वल टू एक अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, SCP इज इक्वल टू कई अकाउंट्स के ऊपर क्या सीमाएं हैं, रूट यूजर समेत। एकदम सही। और जब आप इन दोनों को सही ढंग से इस्तेमाल करती हैं, तो आप एक ऐसा AWS वातावरण बना सकती हैं जो सुरक्षित भी हो,
कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जिसका प्रबंधन करना आसान हो, चाहे आपका संगठन कितना भी बड़ा या जटिल क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर AWS ऑर्गेनाइजेशंस और SCPs सिर्फ तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि ये बड़े उद्यमों के लिए AWS पर एक मजबूत शासन ढांचा, एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने के लिए अनिवार्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये अकेले आयाम के साथ संभव नहीं था। हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होने की क्षमता देते हैं। आप पहले से ही नियम तय कर सकती हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, बजाय इसके कि कोई गलती होने के बाद उसे ठीक किया जाए। सही कहा। ये सुरक्षा और अनुपालन मतलब कंप्लायंस दोनों के लिए एक बड़ा कदम है। आज की चर्चा ने निश्चित रूप से इन शक्तिशाली उपकरणों के महत्व और कार्यप्रणाली को उजागर किया है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हमने देखा कि SCPs सीमाएं मतलब बाउंड्रीज तय करते हैं, लेकिन क्या हम OUs और SCPs का उपयोग सिर्फ क्या नहीं करना है बताने से आगे बढ़कर विभिन्न टीमों को कैसे सुरक्षित और कुशलता से काम करना है ये सिखाने और प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। सोचिए, क्या SCPs को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वे डेवलपर्स को असुरक्षित पैटर्न से दूर रखते हुए सुरक्षित और स्वीकृत क्लाउड सेवाओं और कॉन्फ़िगरेशन की ओर स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन करें? यह सिर्फ रोकथाम से आगे बढ़कर सही व्यवहार को बढ़ावा देने की रणनीति होगी। इस पर सोचने लायक है।